नमस्कार, टोटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है बड़ी बहस का और बड़ी बहस में आईएएस प्रदीप डागर की रिटायरमेंट के दिन आखिर गिरफ्तारी क्यों हुई, आज ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सीबीआई ने कोर्ट को अग्रिम जमानत की डेट का भी इंतजार नहीं किया। मतलब आईएएस प्रदीप डागर को सीबीआई आखिर इतनी जल्दी क्यों गिरफ्तार करना चाहती थी, तुरंत क्यों अरेस्ट करना चाहती थी। प्रदीप डागर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, जिसे 2 जुलाई को इसकी सुनवाई से ठीक पहले सीबीआई ने प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। अब बैंक घोटाले में गिरफ्तार तीसरे आईएएस अधिकारी हैं प्रदीप डागर। बैंक घोटाले में 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर आईएएस प्रदीप डागर को लिया गया है। बैंक घोटाले में कई और आईएएस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यह भी एक बड़ा सवाल है। 1 दर्जन से ज्यादा विभागों तक ये पूरा का पूरा यानी 600 करोड़ रुपए का ये जो बैंक घोटाला है ये फैला हुआ है। इन विभागों में कार्यरत यानी काम कर रहे कई आईएएस अधिकारी जो सीबीआई के रडार पर है। यानी कि बैंक घोटाले में जल्द ही और जितने ये शामिल अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है, यानी सीबीआई का शिकंजा उन पर कसा जा सकता है। तो सीबीआई ने गबन में शामिल होने का जो आरोप है वो कई आईएएस अफसरों पर लगाया है, यानी कि संभवतः कई और आईएएस अफसरों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो मतलब जिस तरह से ये पूरा का पूरा यानी प्रदेश के 600 करोड़ के बैंक घोटाले में तीसरे आईएएस अफसर प्रदीप कुमार की गिरफ्तारी के बाद से अब 4 और आईएएस अधिकारी रडार पर हैं। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि एक-एक कर सभी का नंबर आ सकता है और आईएएस प्रदीप की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर चर्चा जरूर है। तो इस चर्चा में कौन कौन से मेहमान आज शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ वीरेंद्र सोनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आज हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। देवेंद्र कथुरिया हैं, असिस्टेंट एडिटर हैं टोटल टीवी के, और डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएट एडिटर हैं, वो भी हमारे साथ आज इस पूरे चर्चा में शामिल होंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा के करीब 1 दर्जन सरकारी महकमों के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे पहले जमा करीब 600 करोड़ रुपए के खुर्द-बुर्द और गबन मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अब तीसरे आईएएस प्रदीप कुमार को गिरफ्तार करके 2 दिन के रिमांड पर लिया है। उस पर हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 169 करोड़ रुपए वित्त विभाग के नियमों के विरुद्ध जाकर आईडीएफसी बैंक में जमा कराने और ऐसा होने में प्रशासनिक फैसले लेने के आरोप हैं। गौरतलब है कि जिन विभागों का रुपया खुर्द-बुर्द हुआ है उनमें किसी एक विभाग की ये गबन होने वाली सबसे बड़ी रकम है जो शेल कंपनी और प्राइवेट बिजनेस में लगाई गई। खास बात यह है कि आईएएस प्रदीप कुमार की गिरफ्तारी उनके रिटायर होने के दिन ही हुई और उनकी लगाई अग्रिम जमानत की याचिका पर 2 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। उससे पहले ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया। गौरतलब है कि इस बड़े घोटाले में 2 आईएएस राम कुमार सिंह और पंकज अग्रवाल पहले से ही अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद हैं। अब 4 आईएएस और अफसर सीबीआई के रडार पर हैं। सूत्र बता रहे हैं कि एक-एक करके सभी का नंबर लगना है। सीबीआई अभी एक-एक विभाग के गबन की जांच, उसके लिए दोषी, जरूरी दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और एविडेंस के साथ आगे बढ़ रही है। इस बैंक घोटाले में गिरफ्तार ऑफिसर्स तीनों ही सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। इनकी नौकरी को 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जो आईएएस सीबीआई के रडार पर हैं वो भी इतने ही सीनियर हैं। सूत्र बता रहे हैं कि इस बैंक घोटाले में मोटी रिश्वत पाने वाले और अब जेल में बंद एक अफसर को उसी विभाग में उसी पद पर लगवाने में एक मंत्री की भी भूमिका रही है। यानी सफ़ेद पोशों पर भी अब दाग लगने शुरू। हे राम। और अब अंदर की बात, ये कहा जा रहा था कि आईएएस प्रदीप कुमार सीबीआई की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे, वो अंडरग्राउंड हैं। जबकि सूत्र बता रहे हैं कि प्रदीप कुमार गिरफ्तारी के डर से प्रदेश के अलग अलग जिलों में अपने परिचितों के यहाँ छिपे रहे।
उन्हें 2 जुलाई को हाई कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई का इंतजार था। सीबीआई को लगा कि हाई कोर्ट में प्रदीप कुमार को जमानत मिल गई तो बाकी आईएएस को भी ऐसे अग्रिम जमानत मिल सकती है, जिससे केस कमजोर हो सकता है। और हाँ, सूत्रों का दावा है कि प्रदीप कुमार ने अपने नजदीकी लोगों को बताया कि वो ये पैसा ट्रांसफर नहीं करना चाह रहे थे, पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अपने से सीनियर पद पर बैठे एक आईएएस के दबाव में उन्हें ये करना पड़ा। इसका जिक्र प्रदीप कुमार ने हाई कोर्ट में दाखिल अपनी अग्रिम जमानत याचिका में किया है। प्रदीप कुमार से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि प्रदीप कुमार का आरोप है कि सीएमओ में तैनात रहे एक सीनियर आईएएस अधिकारी और बोर्ड के तत्कालीन सर्वे सर्वा इन दोनों ने मिलकर ही उन्हें फंसाया है। हो सकता है कि 2 दिन की पूछताछ में प्रदीप कुमार ये भी उगल दें। अभी तक तो सीबीआई इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद अगले को गिरफ्तार कर रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राम मंदिर ही क्यों, इस मामले में भी अपने प्रदेश में चंपत राय से कई बड़े चंपत राय सामने आ सकते हैं। राजकाज संभालो तो ये किस्से भी साथ साथ चलते हैं। टोटल न्यूज हरियाणा ब्यूरो। इस बात को लेकर हर बार चर्चा रहती है कि कितने बड़े दिग्गज हैं और कितना पैसा जो है वो जा सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करेंगे देवेंद्र कथुरिया जी आपसे। देवेंद्र कथुरिया जी, जिस दिन रिटायरमेंट होना है उसी दिन गिरफ्तारी, याचिका पड़ी हुई है लेकिन उससे पहले गिरफ्तारी, ये मतलब कहें कि संयोग है या फिर प्रयोग है? देखिए शिवम, ये इस तीसरे अफसर की जो गिरफ्तारी है ये नाटकीय ढंग से मैं समझता हूं, क्योंकि जैसा उनके एक सूत्र हैं, प्रदीप कुमार के एक सूत्र है एक जिले में, आज मेरी उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि सीबीआई के रेत छिपे हुए, कहीं छिपे हुए नहीं थे, वो अपने परिचितों के यहाँ मिल रहे थे। उनको 2 तारीख की जो अग्रिम जमानत पर याचिका पर सुनवाई होनी थी, उनको उम्मीद थी कि उनको राहत मिलेगी, वो 2 तारीख का इंतजार कर रहे थे। सीबीआई कह रही थी कि वो अंडरग्राउंड है, सीबीआई ये भी कह रही थी कि प्रदीप कुमार जांच में सहयोग नहीं करे, जबकि वो उनका ये कहना है कि ये सीबीआई की दलील है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से वो सिर्फ मतलब इधर उधर देखे, सीबीआई के सामने तो नहीं थे लेकिन आसपास जरूर थे, जो उनसे जुड़े सूत्र बता रहे हैं। वो इंतजार कर रहे थे 2 तारीख को सुनवाई में शायद इनको राहत मिल जाए, इसलिए वो सीबीआई की गिरफ्तारी से बचना चाह रही थी। लेकिन सीबीआई से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि अगर प्रदीप कुमार को राहत मिल जाती, अग्रिम जमानत मंजूर हो जाती, तो बाकी जो इस पूरे कांड के और आईएएस ऑफिसर हैं, फिर उस आधार पर उनको भी ये राहत मिल सकती थी। तो उस स्थिति में सीबीआई का केस जो है कमजोर हो जाता और शायद सीबीआई पे फिर आरोप भी लगते कि कमजोर केस था या पूरे सबूत नहीं थे, जबकि सीबीआई अभी तक बहुत अच्छा काम कर रही है, किसी दबाव के आगे सीबीआई नहीं झुकी। जो 3 अफसर अभी पकड़े गए उनमें पंकज अग्रवाल तो मैं समझता हूं बहुत ज्यादा सीनियर है, अहम पदों पर रहे हैं। प्रदीप कुमार ये जो तीसरे अफसर है, इनको एचसीएस से प्रमोट होकर आईएएस बने, और जो पहले थे राम कुमार सिंह वो भी एचसीएस, वो 2012 के बैच के थे। राम कुमार सिंह ये 2011 बैच के, प्रदीप दोनों एचसीएस से प्रमोट हुए थे, लेकिन वो डायरेक्ट आईएएस थे। पंकज अग्रवाल ऊंचे पदों पर रहे हैं। और दूसरा आप देखिए, राज्यसभा चुनाव जो हाल ही में हुए थे, बड़ा कंपटीशन, बहुत ज्यादा घमासान था, उन्हीं को आरोप बनाया गया था, सरकार उन पर भरोसा करती थी। तो पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद बहुत कुछ नाटकीय घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। अब जो सूत्र बता रहे हैं उनका ये कहना है कि जिस तरीके से 3 अफसर, 2 तो जेल में ही है, तीसरे को गिरफ्तार किया गया, रिमांड पर लिया गया है, और 4 और हैं जिनके नाम चले, मैं नहीं कहता, सीबीआई से जुड़े सूत्र कह रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, और जो कुछ नाम सामने आ रहे हैं, 4 आईएएस और हैं अभी में। ठीक है, इसमें एक तो ठीक है, आ रहा हूं देवेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बड़े अधिकारी हैं, और मतलब 2 नाम बाद में आए हैं, तो कुल मिलाकर 4 आईएएस अभी भी रडार पर है। और सीबीआई से जुड़े सूत्र या जो लोग जानते हैं इस मामले को, अंदाजा लगा सकते हैं, उनका कहना है कि एक एक करके सभी का नंबर आएगा, और अब स्थिति लगातार नया नया मोड़ ले रही है। ठीक है देवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर महेश कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर महेश कुमार जी, आप अगर प्रदीप कुमार की याचिका को देखें कि भाई वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनको प्रेशराइज किया गया, वो करना नहीं चाहते थे,
अब सवाल यह कि सीबीआई उनकी गिरफ्तारी उनके रिटायरमेंट के दिन करती है, उनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है, यानी पंकज अग्रवाल, राम कुमार सिंह के बाद प्रदीप कुमार का भी नाम आ गया। क्या यहां पर सीबीआई कोई एज नहीं देना चाहती है, इस वजह से लगातार गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी की जा रही है? क्योंकि प्रदीप कुमार का यह कहना है कि भाई उनको तो याचिका दी, मतलब उन्होंने जो दायर किया था उस हिसाब से उनको हो सकता है जमानत मिल जाती या हो सकता है उनको रियायत मिल जाती, लेकिन अभी जैसा कि देवेंद्र जी ने कहा कि फिर बाकी जितने अधिकारी हैं, जितने नामित लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है, वो भी यही रास्ता अपनाते। तो क्या सीबीआई अपनी पहल से पूरा प्रिकॉशन लेके चल रही है या ये मामला सीबीआई वर्सेस प्रदीप कुमार के बीच में हो गया मामला? देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया था कि ये संयोग है या प्रयोग है। मुझे लगता है कि अगर ये संयोग है तो बड़ा अच्छा संयोग है, और अगर ये एक प्रयोग है तो ये प्रयोग सियासी रंगे ईडी की एंट्री उस प्रदेश में हो जाती है और सीबीआई को लेकर भी कोई बहुत अच्छी छवि इस वक्त देश में नहीं बनी। लेकिन ये एक पहला मामला मुझे लगता है कि काफी लंबे अंतराल के बाद पहला मामला ऐसा जहां पर सीबीआई को इज्जत मिल रही है, सीबीआई को जो गरिमा इस नाम के साथ जुड़ी हुई थी वो गरिमा वापस लौटती नजर आ रही है। अक्सर ये माना जाता है कि कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार आप देश में कर लें, लेकिन बस निकलने के रास्ते आसानी से मिल जाते हैं। भ्रष्टाचार करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, भ्रष्टाचार के जरिए यानी मोटी रकम देकर छूट भी जाते हैं, गवाही बदल जाती है, कोर्ट में निर्णय नहीं हो पाता है और 22 बरी हो जाते हैं, उसी नौकरी पर वापस ज्वाइनिंग में मिल जाती है। तो ये मानकर चलिए कि अभी जो साथ है वो बढ़ती नजर आ रही है सीबीआई की पूरे मामले में। और जिक्र आप रहे थे कि आखिरी दिन जो दरअसल आखिरी दिन तक तो इस गिरफ्तारी को पहुंचाने का काम प्रदीप कुमार की तरफ से किया गया था। सीबीआई लगातार पिछले कई दिनों से कोशिश कर रही थी कि प्रदीप कुमार की गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन गिरफ्तारी किस वक्त की गई? आखिरी दिन की गई। अगर एक दिन और लेट हो जाती सीबीआई मान लीजिए तो ये जो है सीबीआई के साथ पर बट्टा मैं मान सकता हूँ। वजह क्या है? एक गलत मैसेज जो है वो सोसाइटी में जाता है कि आप पूरी जिंदगी किसी भी तरह की डकैती करते रहिए, सरकार में रहकर, चूंकि आईएएस एक बड़ा महत्वपूर्ण ओहदा होता है, पूरे के पूरे विभाग की रक्षा की, सुरक्षा की, देख रेख की, उसे आगे बढ़ाने की, जो सरकार की तरफ से जो घोषणाएं की जाती है उन्हें पूरा करने की, सरकार से एक पैसे को सही तरीके से सरकार से करने की, ये पूरी जिम्मेदारी एक आईएएस स्तर पर रहती है। लेकिन अगर बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो फिर खेत बचेगा कैसे? और ये एक अच्छा मैसेज मुझे लगता है कि नायब सरकार दे रही है। 24 घंटों में पैसा वापस जो है बैंक जो कोर्ट में चला गया था वापस बैंक से हासिल सरकार ने किया, हासिल उसे फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन 24 घंटों के भीतर वो पैसा वापस आया। अब जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है, अक्सर हमने देखा है कि छोटी मछलियों पर सबसे ज्यादा गाज गिरती है। बैंक के मैनेजर को उठा के लिया है, बैंक के रिसेप्शनिस्ट को उठा कर लिया है, बैंक के एग्जीक्यूटिव को उठा कर लिया है और फिर ये साबित किया कि सारा का सारा घोटाला तो इन्होंने किया था, फोर्जरी जो हुई वो इन लोगों ने की। अब ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि हर वो गुनहगार चाहे वो आईएएस रैंक पर क्यों ना बैठा हो, वो अब कानून की जद में आ रहा है, वो अब तफ्तीश की जद में आ रहा है, वो गिरफ्तारी तक मामले को लेकर जा रही है सीबीआई। और एक के बाद एक शुरुआत में तो लग रहा था कि कोई आईएएस शायद ही इस पूरे घोटाले की जद में आएगा, लेकिन एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा, मुझे लगता है कि ये जो गिरफ्तारी है प्रदीप कुमार की आखिरी नहीं है। इसके बाद आईएएस अफसर का नाम भी चूंकि इन्वेस्टिगेशन में दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी की जाए। पूरे देश में इस तरीके का अच्छा मैसेज इस वक्त देखने को मिल रहा है। आज ही 5,000 करोड़ के दवा घोटाले के दीपक गहलावत जो कि आईपीएस अफसर हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। तो अब तक मुझे लगता था कि एक अराजकता की जो स्थिति है वो देश में बनी हुई थी, दो रैंकों को लेकर, एक आईपीएस अधिकारी और एक आईएएस अधिकारी। लगता था कि इस कुर्सी पर बैठने के बाद कानून की जद से लोग बाहर चले जाते हैं और किसी भी बड़े ठीक है महेश जी, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है महेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र सोनी जी, मेरा पहला सवाल वही कि ये आपको संयोग दिखाई दे रहा है गिरफ्तारी, या फिर प्रयोग दिखाई दे रहा है, या फिर याचिका को अगर प्रदीप कुमार को देखा जाए तो वो जो ये कहना चाहते हैं कि भाई बड़े लोगों के प्रभाव में मैंने ये किया, तो फिर साच को आंच, क्या फिर भागने की जरूरत क्या थी, या फिर यहां वहां करने की जरूरत क्या थी, मतलब सीबीआई के मुताबिक जैसा कि सीबीआई कह रही है, या फिर आपको लग रहा है कि भाई गेहूं के साथ साथ घुन भी पीसा जा रहा है? देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है, जिस भी अधिकारी का घोटाले में नाम आता है
वो अपने ऊपर जिम्मेदारी तो कोई लेता ही नहीं है, वो दूसरे पर डालने का प्रयास करता है, अपने को बचाने का प्रयास करता है। और ये बात साबित हो चुकी है कि इतना बड़ा घोटाला जिससे देश भर में हरियाणा की अफसरशाही कलंकित हुई है। ये योजना क्या थी कि ये सरकारी पैसा जो है शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया, भाई वहां पर कमाई करने के बाद भाई प्रॉपर्टी में लगाया गया, गोल्ड में लगाया गया, जहां भी निवेश किया गया, भाई वहां से मुनाफा कमाने के बाद वापस ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वापस उसी खाते में डाल दिया जाएगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन ये नहीं पता था कि इसका भंडाफोड़ पहले ही हो जाएगा। तो इसलिए, और अब देखिए और अधिकारियों के नाम भी आ रहे हैं। अब जब पहले 4 IAS अधिकारी थे, अब 5 IAS अधिकारी भी इसमें लिप्त बताए जा रहे हैं। एक और IAS अधिकारी का नाम भी इसमें लिप्त हो गया है, इसमें चर्चा में आ गया है, और CBI उस तक भी जाएगी। देखिए CBI ने तह तक जाना है। देखिए जो भी अधिकारी होगा वो अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा, अदालत में दलील देगा कि मैं तो भूमिगत था ही नहीं, लेकिन मोबाइल फोन बंद कर दिया गया, उनकी लोकेशन कहाँ थी पता ही नहीं थी। तो इसलिए जो है अब CBI अपने ढंग से जांच कर रही है। तो जो भी अधिकारी आ रहे हैं, क्या उनको राजनीतिक संरक्षण नहीं था? भाई अगर उनको लंबे समय तक महत्वपूर्ण पोस्टिंग दी जाती रही थी तो उनके आका भी रहे होंगे, बिल्कुल अफसरशाही में भी उनके आका रहे होंगे, और राजनीतिक रूप से भी आका रहे होंगे। तो अब जो प्रदीप डागर कह रहे हैं तो उससे निश्चित रूप से दूसरे अधिकारियों तक क्या CBI पहुंचेगी? तब ये तो सब प्रमाण जुटाना CBI का काम है। और इससे पूरे देश भर में हरियाणा की अफसरशाही कलंकित हुई है, और कलंकित ऐसे हुई है कि मतलब आप सरकारी पैसा ही हजम कर रहे हैं और इतने बड़े कर रहे हैं। और देखिए कई अधिकारियों ने तो गुरुग्राम में अपनी संपत्ति थी वो तो अपनी वार्षिक विवरण में दिखाई नहीं है। बिल्कुल, इससे ये संदेश साबित होता है भाई अगर आप अपनी संपत्ति चाहे आपकी पत्नी के नाम से संयुक्त रूप से है, अगर आप वार्षिक रिपोर्ट के अंदर भी उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं तो आसानी से समझा जा सकता है कि आपके इरादे क्या हैं। ठीक है, जब एक सरकार ने संहिता बनाई हुई है तो उसका पालन करना सबके लिए अनिवार्य है। बिल्कुल। तो इस मामले में ये देखा जाएगा कि और अधिकारी भी अभी फंसेंगे। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। देवेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से ये पूरा मामला, लगभग 600 करोड़ का ये पूरा मामला सामने आया, साफ तौर पर दिखाई देता है कि एक अधिकारियों का एक पूरा सिंडिकेट है जो पूरी तरीके से सारी चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था और इस कॉन्फिडेंस से कर रहा था कि यह मामला कभी बाहर नहीं आएगा। अब मैं जब पढ़ रहा था इसके बारे में तो मुझे पता चला कि इसमें जो नाम है IAS अधिकारियों के, वो विनीत गर्ग 1991 बैच के हैं, और उसके बाद पंकज अग्रवाल, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मोहम्मद शाहीन, साकेत कुमार, DK वोरा, राम शर्मा और प्रदीप कुमार, राम कुमार सिंह, इसमें 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 और रडार पे हैं। यानी कि क्या ये जो भ्रष्टाचार का कुआं है वो इतना गहरा है कि इसमें जितना गोता लगाया जाए उतने बड़े नाम सामने आए? क्योंकि CBI एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, उसके बाद जाके तो ये मामला सामने आ रहा है। अन्यथा तो पूरा मामला, पूरा पैसा तो पूरा दबाने की पूरी तैयारी थी। अब जब सामने आ गया तो फिर ये कहा जा रहा है कि भाई मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। देखिए शिवम, ये जो हाई कोर्ट में इन्होंने लगाई है, मैंने उसको पढ़ा है, आप समझिए प्रदीप कुमार कैसे अपना बचाव कर सकते थे। अगर इनको राहत मिलती तो बाकी भी ये आधार बनाते। इन्होंने, प्रदीप कुमार ने जो याचिका डाली है, वो मेरे पास कॉपी है, उसमें हाई कोर्ट में ये कहा गया है कि IAS अफसर पूरी स्टेट का अफसर होता है, उसके नीचे सरकार की व्यवस्था है, HCS भी होते हैं और उसके सुपरिंटेंडेंट भी होते हैं, असिस्टेंट होते हैं। IAS को खाली साइन करना होता है इस भरोसे पर कि उसके अधीनस्थ अधिकारियों ने सारा मामला देख ले, उसको पूरी स्टेट संभालनी होती है। क्योंकि जो चंडीगढ़ में महकमों के IAS हैं उनको पूरा प्रदेश संभालना, काम का बहुत लोड होता है, और सरकार उनको मीटिंगों से ही फुर्सत नहीं देती। जैसा उन्होंने लिखा है कि इतनी मीटिंग्स होती है, सारा दिन मीटिंग्स, आज यहाँ दौरे हैं, मीटिंग्स है, आज CM की वीडियो कॉन्फ्रेंस है, टाइम नहीं मिलता। जो उन्होंने दलीलें दी हैं, एक तो ये कहा है कि HCS, हमारे नीचे HCS होते हैं, सुपरिंटेंडेंट होते हैं, निचले लेवल से हम उनके भरोसे साइन कर देते हैं, तो उन्होंने अपने बचाव में। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि मैं कसूरवार नहीं था, मेरी ऐसी मंशा नहीं थी, लेकिन मेरे पर दबाव बनाया गया। और उन्होंने खुलेआम ये आरोप लगाया है कि CMO में बैठे एक बड़े अधिकारी जो IAS है, सीनियर हैं, और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सबसे बड़े अधिकारी थे, उनके दबाव में मैंने साइन कर दिए। जब उनको लगा कि ये हमारे ऊपर आंच आएगी तो उन्होंने मेरे को आगे कर दिया, वो दोनों मिल गए, मतलब मेरे को मिलकर फंसाया गया। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब वो ब्यूरोक्रेसी भी बट गई है। कई जो
अच्छे अफसर है, उनको लगता है कि बदनामी होगी, हम तो आईएएस का रुतबा दिखाते थे, मेरा चाचा मेरा फूफा आईएएस है, सामाजिक स्टेटस सिंबल है। लेकिन इस घटना के बाद तो वो शर्मिंदगी महसूस करें, और कहीं ना कहीं मेरे को अंदरूनी फूट भी है अफसरों में, जिन्होंने किया है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो कुल मिलाकर जो ये मामला है, मैं मुख्यमंत्री की तारीफ करूंगा, उन्होंने ठीक है देवेंद्र की पावर थी जो। ठीक है देवेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं महेश जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो दलील प्रदीप कुमार दे रहे हैं, क्या वो दलील पचाने लायक है, डाइजेस्टेबल है? पहला सवाल ये। दूसरा ये कि आपको फिलहाल ये घोटाला या पूरा करप्शन बाजी जो भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, ये आपको ऐसा लग रहा है कि भाई दाल में काला है, या फिलहाल के स्थिति के हिसाब से देखकर लग रहा है कि भाई यहां तो पूरी दाल काली? यकीनन इस पूरे मामले में पूरी दाल काली है, क्योंकि ये जो लोग हैं जो जिम्मेदार थे इस पैसे की रक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर, उन्होंने इस पैसे को लूट लिया। तो ये मानकर चलिए कि यहाँ पूरी दाल काली है। और दूसरी बात ये कि किसी भी सूरत में ये नहीं माना जा सकता कि प्रदीप कुमार जो दलील दे रहे हैं कि उन्होंने सीएमओ के एक बड़े अफसर के दबाव में, एक सीनियर आईएएस के दबाव में ये फैसले लिए। देखिए, अगर आप सड़क पे कोई दुर्घटना कर देते हैं, सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है, तो क्या आप हत्या के इल्जाम से बच सकते हैं और क्या भी कह सकते हैं कि मुझसे गलती होगी? भले ही गैर इरादतन हत्या का केस आपके ऊपर चलाया जाए, लेकिन आपने हत्या तो की है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि आपने सरकार का अपना पैसा क्या होता है, जनता का पैसा होता है, जनता के पैसे को आपने लूट लिया, और इस लूट के लिए आपको किसी भी तरह की कोई सजा ना दिया जाए, आपको कोई इल्जाम ना दिया जाए, आप ये कहें कि मैंने ये अपनी कलम जो चलाई, ये इसके कहने से चलाई, ये उसके कहने से चलाई, फिर आपका अपना विवेक क्या है, फिर आपके अपने सिग्नेचर की अहमियत क्या है? अगर आप इसके या उसके कहने से कर रहे हैं, अगर इसके कहने से भी कोई गुनाह कर रहे हैं तो आप गुनहगार हैं, और उसके कहने से भी अगर आप कोई गुनाह कर रहे हैं तो आप गुनहगार हैं। प्रदीप कुमार ये कहकर नहीं बन सकते कि मैंने इसके दबाव में किया या उसके दबाव में किया या मैं निर्दोष हूँ। यकीनन वो ठीक है, ठीक है महेश, ठीक है, आगे क्या वो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है महेश जी, समय का थोड़ा अभाव है, माफ करिएगा, समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी आपका भी, देवेंद्र जी आपका भी, और वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 600 करोड़ रुपए का मामला, 3 आईएएस की गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 और अभी रडार पर हैं, कहा जा रहा है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। यानी कि इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी। अब सवाल इससे बड़ा ये कि अब किसकी बारी, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा।